हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो आज हम रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं अभी। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम क्या देख रहे थे? रिफ्लेक्शन देख रहे थे। एंड रिफ्लेक्शन का लास्ट टाइम हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। ओके, तो रिफ्लेक्शन का डायग्राम फिर एक बार देखिए। दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, सो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दिस इज अ मिरर। ओके, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, फॉर एग्जांपल PQ। उसके बाद दिस इज द नॉर्मल। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ओके, उसके बाद दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज QR इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? ओके, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल, करेक्ट। ओके, which can be denoted by IG, glancing angle. And if incident ray is projected forward like this, incident ray को हमने प्रोजेक्ट किया, तो reflected ray and incident ray, reflected ray and incident ray में कितना एंगल रहेगा? इतना एंगल रहेगा। और this is the angle through which incident ray changes its direction. Okay, this is the angle through which incident ray changes its direction. इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो लास्ट टाइम हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लांसिंग एंगल, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है वो भी हमने देखा था। ओके, सो IG एंड I के बीच में रिलेशन क्या रहता है? IG प्लस I इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है। एंड उसके बाद I प्लस R प्लस डेल्टा, ये कितना रहता है? ये भी हमने देखा था। ओके, ठीक है। सो I प्लस R प्लस डेल्टा, दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड I इज इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। एंड देयरफॉर I प्लस R मतलब 2I लिख सकता हूं मैं। 2I plus delta is equal to 180 degree. So therefore angle of deviation is 180 minus 2I. Angle of deviation कितना रहता है? 180 minus 2I. So this is the formula for angle of deviation. Okay, let's have one question related to this. Okay, suppose question is given like this: a ray of light incident, a ray of light incident at angle of 45 degree. Okay, then calculate or find angle of reflection, glancing angle and angle of deviation. बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? Tell me answer quickly. Angle of reflection, glancing angle and angle of deviation. Okay, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दिया गया है, I इज इक्वल टू 45 दिया गया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। तो देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर इट इज 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ग्लांसिंग एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम हमेशा 90 डिग्री रहता है। IG plus I is always equal to 90 degree and therefore glancing angle is equal to 90 minus I हो जाएगा and therefore 90 minus 45. So once again glancing angle is equal to 45 degree. And उसके बाद angle of deviation is equal to 180 minus 2 times angle of incidence. देखिए बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। देखिए आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट है ना प्रॉब्लम। हाँ, so 180 minus 2 into 45, करेक्ट है ना? बहुत डिफिकल्ट है। ओके, प्रॉब्लम तो बहुत डिफिकल्ट है, ये किसी को भी नहीं आएगा ऐसा प्रॉब्लम है।
नीट या जेई में भी आ सकता है ऐसा प्रॉब्लम। इतने सिंपल प्रॉब्लम नीट एंड जेई में नहीं रहते, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको जस्ट बता रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड अच्छी तरह से होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 into 45, सो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नीट या फिर नीट में आ सकता है, सीईटी में आ सकता है, ओके, या फिर मेंस में भी आ सकता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। व्हाट how will be the graph or what will be the graph between angle of incidence and angle of deviation, इनके बीच का हमें ग्राफ निकालना है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ निकालना है। सपोज ऑन द x axis there is angle of incidence, okay, and on the y axis suppose there is an angle of deviation। x axis पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, y axis पर एंगल ऑफ डेविएशन है, तो इनके बीच का हमें ग्राफ निकालना है। There will be 4 options and from that you are going to identify the correct one, okay। तो मुझे पहले बताइए कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के पहले वैल्यू डिसाइड करेंगे ग्राफ पर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा बताइए, मिनिमम वैल्यू 0 रहता है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 to 90 डिग्री ही वैरी करता है, उससे आगे नहीं वैरी करता, करेक्ट है ना। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज दिस इज अ मिरर, दिस इज अ मिरर, ओके, ये मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाता है कि रे इज नॉर्मली इंसिडेंट, रे क्या हुआ है, नॉर्मली इंसिडेंट हो गया है, समझ में आता है क्या, देखिए रे नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ मिरर, ऐसा अगर क्वेश्चन में बताया गया तो मुझे बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस होता है, नॉर्मल इंसिडेंस वर्ड आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा। ओके, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग 0, सम आर सेइंग 90, करेक्ट बताइए, जल्दी बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा, दैट यू आर गोइंग टू टेल। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब सरफेस को नॉर्मली जाके इंसिडेंस होता है उसका, नॉर्मल इंसिडेंस। अभी मुझे बताइए एक चीज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कहां का एंगल होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल कहां पे है बताइए मुझे, और इंसिडेंट रे कहां पे है बताइए, यहाँ पे इन दिस डायग्राम नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कहां पे है, दोनों सेम ही है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस, आपको पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री लेते हैं, ओके, दैट इज द कॉमन मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स। सो नॉर्मल इंसिडेंस अगर वर्ड क्वेश्चन में आता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री रहता है, ओके, नॉर्मल इंसिडेंस, ओके। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि ग्रेजिंग इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन जाएगा। यहाँ पे 2 वर्ड है देखिए, नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग मतलब सरफेस को ऐसा ग्रेज करता है, ग्रेज, इंसिडेंट रे सरफेस को जस्ट टच करता है, पैरेलल टू सरफेस जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा बताइए, ग्रेजिंग इंसिडेंस 90, हाँ अभी आ जाएगा। तो ये 2 वर्ड हमेशा ध्यान में रखने हैं, ओके, नॉर्मल इंसिडेंस, ओके, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब यहाँ पे डायग्राम हमें निकालते हैं तो इस तरह से डायग्राम आ जाएगा, दिस इज द मिरर एंड रे जो है सरफेस को नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मली परपेंडिकुलर उस पर कोलाइड हो रहा है, ओके, रे सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे विल बी इन द, ओके, एक ही लाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 0 डिग्री। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है 0 डिग्री, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ओके, कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर दे सकते हैं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एमसीक्यू है। नॉर्मल इंसिडेंस में क्वेश्चन क्या है देखिए, नॉर्मल इंसिडेंस में
ओके, ग्राफ तो निकालना है, वेट कीजिए थोड़ा सा, ग्राफ कैसा आ जाएगा हम देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस में इंसिडेंट रे और नॉर्मल इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना रहेगा? ये एंगल रहता है 180 डिग्री, क्योंकि देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ये रहता है एंड नॉर्मल का डायरेक्शन कैसा लिखते हैं पता है क्या? मतलब नॉर्मल को अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो नॉर्मल को ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा एंड आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस के अंदर नहीं रहेगा ना, सरफेस के बाहर रहेगा। अभी मैंने अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, ये एंगल 60 डिग्री यहाँ पे है, सो दिस इज वेक्टर सपोज p बार है, दिस इज वेक्टर सपोज q बार है। डायग्राम देखिए, दिस इज p बार, दिस इज q बार, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अभी बताइए व्हाट इज द एंगल, हाउ मच इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p बार एंड q बार? क्या बता सकते हैं? एंगल बिटवीन p बार एंड q बार कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आएगा कि 120 डिग्री आएगा? वो वेक्टर, इसलिए वेक्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने वेक्टर टॉपिक में आपको बताया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। एंगल बिटवीन मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर निकालना है तो एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को आउटवर्ड निकालना पड़ेगा, एक इनवर्ड और दूसरा आउटवर्ड, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो एंगल गलत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे एक वेक्टर तो इनकमिंग है, दूसरा वेक्टर आउटगोइंग है। ओके, इस डायग्राम में करेक्ट दो वेक्टर के बीच का करेक्ट एंगल हमें पता नहीं चलता। टेल टू टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड करेक्ट। एक तो टेल टू टेल मेथड यूज करो या फिर एंड टू एंड मेथड यूज करो, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर आइदर बाहर निकलने चाहिए या फिर दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट तक आने चाहिए, ऐसा डायग्राम होना चाहिए। अभी देखिए एक वेक्टर अंदर आ रहा है, दूसरा वेक्टर बाहर जा रहा है, तो पी को मैं एक्सटेंड करता हूं आगे और यहां से डिलीट करता हूं, तो वेक्टर तो चेंज नहीं होगा ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही रहेगा। अभी देखो एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट एंगल, मतलब जो डायग्राम में दिखता है वो हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं रहता। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना है? हमेशा एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को एक तो आउटवर्ड रखना पड़ेगा या फिर दोनों वेक्टर को इनवर्ड रखना पड़ेगा, तब जो एंगल मिलेगा ना उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो उसी तरह से अभी देखिए यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस है। ओके, मतलब इंसिडेंट रे ऐसा है, नॉर्मल वेक्टर कैसा रहेगा? नॉर्मल मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना, एंड सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब अपवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल वेक्टर एंड इंसिडेंट वेक्टर, सपोज ऐसा एंगल पूछा गया, तो उसका आंसर क्या याद में रखना है? ये दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं ना, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में दिखते हैं तो क्या होता है? एंगल इज 0। अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है तो 180 डिग्री। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए आपको पता होना चाहिए। ओके, इसी को बोलते हैं बेसिक्स, फंडामेंटल्स, ठीक है। हाँ, ओके, सो नॉर्मल इंसिडेंस में यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा, हाँ, नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा ऊपर मतलब सरफेस से बाहर होता है, ऊपर ऐसे नहीं, सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड है। नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे ध्यान में रखना है? आउटवर्ड नॉर्मल, ये ध्यान में रखो, आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, नॉर्मल का डायरेक्शन, हाँ, तो डेल्टा क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? देखिए 180 माइनस 2i, i तो 0 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ओके, सो ग्रेजिंग इंसिडेंस का डायग्राम अगर निकालना है तो अगर ये मिरर है, प्लेन सरफेस है, तो इंसिडेंट रे क्या कर रहा है? यहाँ पे ग्रेज कर रहा है, ग्रेज, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे इन दिस केस। तो यहाँ पे
एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी दिस इज द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा ग्रेजिंग इंसिडेंस में, बताइए वंस अगेन, इट इज 90, करेक्ट, इट इज 90 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा फिर, एंगल ऑफ डेविएशन देखिए 180 माइनस 2 आए, that is 180 minus 2 into 90, 180 minus 180, 180 minus 180 कितना 0, क्योंकि ग्रेज कर रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज ही नहीं करेगा ना, वैसे ही जाएगा स्ट्रेट आगे। ग्रेजिंग इंसिडेंस में डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो ही डेविएशन आता है, डेविएशन का मीनिंग ही क्या है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन होगा तभी डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ग्राफ में क्या करना है, ये 2 पॉइंट पहले मार्क करना है, 2 पॉइंट। पहला I90 डेल्टा 0 कहां पे पॉइंट आ जाएगा बताइए, I90 एंड डेल्टा 0 इस ग्राफ पर मुझे मार्क करना है, कहां पे मार्क करना पड़ेगा, मतलब आइदर ऑन द x एक्सिस और द y एक्सिस, कहां पे I90 एंड डेल्टा 0, डेल्टा 0 मतलब y का वैल्यू 0 आने वाला है एंड x का वैल्यू कितना आने वाला है 90, 90 भी लिख सकता हूं या फिर पाई बाय 2 लिख सकता हूं, ओके बेहतर होगा SI सिस्टम यूज करें, पाई बाय 2, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। ये तो हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया बताइए, नॉर्मल इंसिडेंस का हो गया, ग्रेजिंग इंसिडेंस का, ये पॉइंट अभी जो मैंने मार्क किया है कौन सा पॉइंट रहेगा, ग्रेजिंग या फिर नॉर्मल का, ग्रेजिंग, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल इंसिडेंस का पॉइंट मुझे अभी मार्क करना है, मतलब I0 होना चाहिए, डेल्टा 180 होना चाहिए, 180 मतलब पाई, करेक्ट है ना, 180 मतलब पाई रेडियन रहता है, कौन से एक्सिस पे आ जाएगा, y एक्सिस पे, इधर किधर आ जाएगा, दैट इज पाई, ठीक है। अभी ये दो पॉइंट के बीच में, ओके, ग्राफ आइदर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कि ऐसा करवा जाएगा कि ऐसा करवा जाएगा, वो कैसे डिसाइड करना है अभी, क्योंकि दो ही पॉइंट हमारे पास है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए गए, तो आंसर कैसा निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव्स, अभी डेरिवेटिव्स का यूज करना है। किसी भी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या रहता है, डेरिवेटिव्स रहते हैं ना, किसी भी ग्राफ का स्लोप मतलब डेरिवेटिव। यहाँ पे बताइए मुझे डेरिवेटिव आप कैसा, सॉरी इस ग्राफ का स्लोप कैसा निकालेंगे आप बताइए मुझे, मतलब यहाँ पे ग्राफ जो आएगा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड स्ट्रेट लाइन ही क्यों आएगा ये हमें डिस्कस करना है, इसलिए यहाँ पे अभी डेरिवेटिव्स यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। साउंड इज ओके ना, यू कैन हियर मी क्लियरली ना, हाँ। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा, स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x होता है ना, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन द x कोऑर्डिनेट होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा i, मतलब चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन टू चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको क्या बोलेंगे, इस ग्राफ का स्लोप बोलेंगे, ओके। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन टू चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d डेल्टा या फिर सॉरी d डेल्टा डिवाइडेड बाय di, ऐसा भी लिख सकता हूं d डेल्टा बाय di, ओके। ये स्लोप समझ में आ गया क्या, देखिए स्लोप में कुछ डाउट है क्या, स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन y एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका चेंज, उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप में ऐसा लिख सकता हूं चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन टू चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा i, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। दोनों एक कैपिटल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा है, ओके, ग्रीक अल्फाबेट्स। और स्लोप को ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में d डेल्टा बाय di, ओके। अभी डेल्टा का इक्वेशन हमारे पास है, डेल्टा का इक्वेशन, तो डेरिवेटिव लेके देखते हैं अभी क्या होता है। सो देयरफॉर
डी डेल्टा बाय डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डी डेल्टा बाय डी आई। सो डी बाय डी आई ऑफ डेल्टा का इक्वेशन है हमारे पास अभी, इसलिए डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है। देखिए फिजिक्स में 180 माइनस 2i, तो मुझे अभी कोई डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा है, रिपीट किया है, तो मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ 180 माइनस 2i कितना आ जाएगा। 180 तो कांस्टेंट नंबर है, ओके, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, d बाई डी आई ऑफ 180 पहले ले लेंगे, उसके बाद d बाई डी आई ऑफ 2 माइनस 2i ले लेंगे, ओके। So that is equal to d by di of 180 minus d by di of, डायरेक्टली लिखता हूँ d by di, डेरिवेटिव ऑफ 180 तो जीरो रहेगा, ओके, ये तो जीरो हो गया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो d by di ऑफ क्या लेना पड़ेगा, माइनस 2i इज ओनली रिमेनिंग। तो डेरिवेटिव का रूल क्या है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट रूल यूज करना पड़ेगा, अगर फंक्शन के साथ के कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेते हैं। एंड d by di of i कितना आता है बताइए, d by di of i, d by dx of x पता है ना आपको, इसलिए डेरिवेटिव वेक्टर टॉपिक है ना, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, क्योंकि वो आपको मैथमेटिकल मेथड्स नाम का जो टॉपिक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वेक्टर्स, आपको मतलब इस टॉपिक में कहीं पर भी लग सकता है, ओके। सो d माइनस 2 ऐसे हमने कांस्टेंट देखा, एंड d by di of i मतलब 1 आता है, d by di of i 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, -2 होगा। अब स्लोप जब नेगेटिव रहता है ना, तो लाइन ऐसा नेगेटिव स्लोप का लाइन इस तरह से आ जाएगा, एंड स्लोप इज अ कांस्टेंट, स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है ना, नंबर 2 कांस्टेंट है, 2 का 3 कभी हो सकता है क्या, 2 का 1.9 कभी हो सकता है क्या, नहीं, 2 हमेशा 2 ही रहता है, ओके। तो स्लोप इज अ कांस्टेंट हमेशा। अब से एक चीज ध्यान में रखनी है, मतलब आप ग्राफ का अगर नेचर डिसाइड करना है ना, तो पहले स्लोप निकालो, उस ग्राफ का स्लोप निकालो। अगर स्लोप कांस्टेंट रहता है, मतलब स्लोप एक जस्ट अ नंबर आता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, हर एक पॉइंट का स्लोप उतना ही रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पर हर एक पॉइंट पर स्लोप उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता। मतलब हमने डेरिवेटिव लिया और स्लोप क्या हो गया, जस्ट नंबर आ गया, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इसका स्लोप रहेगा -2। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। स्लोप कितना रहता है, -2 रहता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, ये आपको 10th में नहीं पढ़ाया जाएगा, करेक्ट है ना, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स कुछ नहीं रहता। स्लोप ऑफ अ लाइन कैन बी फ्रैक्शन आल्सो, 2.5 3.6 कुछ भी हो सकता है। देखिए ग्राफ में देखिए अभी ऐसा है, इस तरह से अगर लाइन रहती है ना, तो स्लोप कांस्टेंट रहता है एंड पॉजिटिव रहता है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। इसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इस तरह से अगर लाइन रहता है, इसका सेकंड लाइन, तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा एंड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इस तरह से अगर ग्राफ है, तो इसका स्लोप मुझे बताइए, पहले बताइए पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये ग्राफ एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, स्लोप मतलब उसको टेंजेंट ड्रॉ करो, ओके। किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टाइप का लाइन ही आता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट रह रहा है क्या, स्लोप कांस्टेंट है क्या, देखिए। और एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर 2 स्ट्रेट लाइन निकाला, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है, मुझे बताइए किसका स्लोप ज्यादा है, लाइन 1 या फिर लाइन 2 का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, लाइन 1 जो ज्यादा ऑब्लिक रहता है ना, उसका स्लोप ज्यादा रहता है। मुझे बताइए वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना रहेगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप
वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना रहेगा? वर्टिकल लाइन का स्लोप रहता है इंफिनिटी एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप रहता है 0। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 रहेगा। जैसे लाइन बेंड होता रहेगा, ज्यादा ऑब्लिक होता रहेगा, स्लोप बढ़ता 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 जाएगा एंड फाइनली व्हेन लाइन बिकम वर्टिकल स्लोप विल बी इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों आएगा वो बता सकते हैं ना, क्योंकि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। सो वर्टिकल लाइन पे चेंज इन y होता है लेकिन चेंज इन x नहीं होता। ओके, सो चेंज इन y एनीथिंग आ सकता है डिवाइडेड बाय चेंज इन x 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना आ जाएगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। ओके, या फिर tan 90, करेक्ट, tan 90। ओके, तो इस तरह से स्लोप। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पे चेंज इन y नहीं होगा ना, वर्टिकल चेंज कुछ नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल चेंज आ सकता है, चेंज इन x आ सकता है। सो चेंज इन y तो 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन y तो 0, 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कुछ भी हो सकता है। सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आगे से ध्यान में रखना है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में लगने वाला। इसका लाइन, इस लाइन का स्लोप बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0, उसके बाद स्लोप बढ़ा है और स्लोप बढ़ा है एंड दिस इज इनफाइनाइट स्लोप। ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की जगह यहाँ पे अगर कर्व रहता है इस तरह से, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है? इसका स्लोप हर जगह पॉजिटिव है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ना तो इस तरह से लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा एंड स्लोप क्या हो जाएगा, इस पर बढ़ता जाएगा या फिर कम होता जाएगा। यहां से आगे जाना है, लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा 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 स्लोप बढ़ता जाएगा। ओके, सो स्लोप यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब आपने डेरिवेटिव लिया एंड उस डेरिवेटिव में एक इक्वेशन आता है एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर स्लोप बढ़ता जाता है ना तो ये ग्राफ आ जाएगा फिर। ओके, ये ग्राफ आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, मतलब इस टाइप का कर्व कब आता है, एग्जांपल देता हूं। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक इक्वेशन है, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। यहाँ पे स्लोप मतलब क्या रहेगा, चेंज इन y बाय चेंज इन x। ओके, चेंज इन y बाय चेंज इन x, बरोबर है ना। सो dy बाय dx, ओके, dy बाय dx, तो इसका डेरिवेटिव लेता हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ y कितना है, x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे x है, मतलब x जैसा बढ़ता जाएगा ना वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा। मतलब x का वैल्यू जैसे आगे 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 जाएगा वैसे स्लोप बढ़ता 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 जाएगा एंड देयरफॉर ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। अभी y इज इक्वल टू अगर x है तो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू अगर x है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x है तो dy बाय dx मतलब d बाय dx ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब क्या होता है, स्लोप हर एक पॉइंट को 1 ही रहेगा, स्लोप हर एक पॉइंट को 1 रहेगा। मतलब स्लोप किसका कांस्टेंट रहता है, ओनली स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है। इस तरह से जब भी कोई ग्राफ आता है ना तो ग्राफ का एनालिसिस करने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ता है एंड स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव्स यूज करना पड़ता है, इसीलिए फिजिक्स में डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब से याद में रखिए, डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए ग्राफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एनी डाउट इन दिस केस, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? आगे बहुत सारे ऐसे ग्राफ आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे और भी डिस्कस करेंगे। मतलब स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, कम हो रहा है। ओके, ये ग्राफ क्या रहेगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है लेकिन कम कम हो रहा है। उसके बाद ये ग्राफ क्या है, यहाँ पे स्लोप कैसा है, ऐसा है, नेगेटिव है एंड कम 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 हो रहा है। यहाँ पे ये जो ग्राफ है उसका क्या है, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप नेगेटिव है एंड वो बढ़ रहा है। बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है,
तो जैसे जैसे एग्जांपल आ जाएंगे उस टाइम हम देखेंगे। एक ही बार हमने सब कुछ देखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गए क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ, कुछ डाउट है क्या? सो एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, उसका डेरिवेटिव निकाला तो नेगेटिव आता है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा, इसलिए इस तरह से लाइन रहेगा, ओके। एंड उसके लिमिट्स इस तरह से रहेंगे, पाई टू पाई बाय 2, ओके, पाई से पाई बाय 2 तक। ठीक है ना? इस तरह से आपको थिंक करना पड़ेगा, ये थिंक करने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे और एक अभी एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का और भी एक मेथड है, और एक मेथड क्या है देखेंगे। अनन्या यादव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई एंड डेल्टा इज चूज्ड ऑन द ग्राफ। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिसाइड किया है। मतलब ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हैं पता है ना, मतलब 2 पॉइंट निकालते हैं, पहला पॉइंट क्या है, मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, x एंड y पॉइंट का दूसरा एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, 2 पॉइंट मिलने के बाद उन 2 पॉइंट के बीच में एक तो स्ट्रेट लाइन आ सकता है या फिर कर्व आ सकता है, दैट इज द ग्राफ, ओके। तो पहले तो आपको 2 पॉइंट डिसाइड करने पड़ेंगे जिसमें से वो ग्राफ पास होने वाला है, एंड उसके बाद आपको डेरिवेटिव निकाल के स्लोप डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब वो स्लोप बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव है, ये आपको डेरिवेटिव निकालने के बाद ही पता चल जाएगा, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में क्वेश्चन है, देखिए, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, इसके बीच में ग्राफ कैसा रहेगा, या फिर पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, इसके बीच में ग्राफ कैसा रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा या फिर कर्व रहेगा, ये आप एनालिसिस डेरिवेटिव से ही कर सकते हैं, ओके। एनी डाउट? How you taken 0 on x-axis? देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, डेल्टा 180, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है 0, मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे आई यहाँ पे 0 रहेगा ना, एंड 180 यहाँ पे, डेल्टा 180 यहाँ पे रहेगा, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हर एक पॉइंट y एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट लिया तो उसका x का वैल्यू कितना रहता है, 0 ही रहता है ना। ये पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट मतलब y एक्सिस के जो सभी पॉइंट रहते हैं ना, उसको ओनली y कोऑर्डिनेट रहता है, उसका x कोऑर्डिनेट या फिर z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही रहता है, कोई भी पॉइंट ले लो, ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। या फिर x एक्सिस पर क्या हो जाएगा, ओनली x का ही वैल्यू रहेगा, y या फिर z कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, मतलब ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ओके। समझ में आया क्या श्रावण? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब हम किसी एक्सिस पर पॉइंट मार्क करते हैं ना, कोई भी पॉइंट ले लो, एक्सिस पर जब हम पॉइंट मार्क करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, उस एक्सिस का ही वैल्यू रहता है, अदर एक्सिस का वैल्यू हमेशा 0 ही रहता है, कोई भी पॉइंट रहने दो इंफिनिटी तक, ओके। देखिए यहाँ पे और एक बार पॉइंट कैसे मार्क किया है ये आपको फिर एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट नॉर्मल इंसिडेंस का पॉइंट मार्क करेंगे, I is equal to 0, डेल्टा is equal to 180, ठीक है। I is equal to 0 मतलब I 0 कहाँ पे आता है, कितने पॉइंट्स होंगे I 0 के, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे I is equal to 0 है ना, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, I 0 है, यहाँ पे I कितना है, 0 ही है, क्योंकि y एक्सिस पर क्या है, डेल्टा है, डेल्टा x एक्सिस पे क्या है, I है, यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली डेल्टा का वैल्यू कुछ तो हो सकता है, दैट इज पाई, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 एंड पाई का, ओके। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट, अगर लिखना है तो 0 एंड पाई ऐसा मैं लिख सकता हूँ यहाँ। अभी देखिए
यहाँ पे मतलब x एक्सिस पर क्या हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 0 के कितने पॉइंट रहेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे y इज इक्वल टू 0 के। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लिया तो x y एंड y x इज आल्सो 0, y इज आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉइंट लिया तो यहाँ पे x विल बी समथिंग, x मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी समथिंग, बट y मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 वंस अगेन, ठीक है ना। सो I90 मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट आ सकता है एंड डेल्टा 0 मतलब यहाँ पे हर एक पॉइंट डेल्टा 0 ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज I इंक्रीजेस डेल्टा डिक्रीजेस, डिक्रीज होना, I जैसे बढ़ता है ना वैसा डेल्टा कम 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 होता जाता है। जैसे I बढ़ता है डेल्टा कम होता जाता है। ऐसा कोई भी पॉइंट रहने दो, वो क्या करो तुम आस्क करो, जब आप पूछेंगे ना तभी आपको ये पता चल जाएगा। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, आपको पूछना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे I बढ़ता जाएगा, मतलब सपोज यहाँ पे I है, I का वैल्यू कम है ना, तो डेल्टा का कितना वैल्यू देखिए, डेल्टा का यहाँ पे इतना वैल्यू है, मतलब जब I इतना रहेगा डेल्टा इतना रहेगा। ओके, अभी I थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, I बढ़ाया ना, यहाँ से यहाँ गया मतलब I बढ़ गया, जब I इतना रहेगा तब डेल्टा कितना रहेगा, इतना रहेगा, मतलब डेल्टा यहाँ से यहाँ गया, मतलब डेल्टा कम हो रहा है, I बढ़ रहा है। जैसे I बढ़ता जाएगा डेल्टा कम 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 होता जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ। तो अभी हमने डेल्टा का वन फॉर्मूला देखा 180 माइनस 2i, डेल्टा का और एक इजी फॉर्मूला देखेंगे, इजी फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है देखिए, वंस अगेन दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, आईसी, ग्लांसिंग एंगल। तो एक चीज हमेशा इसके आगे आपको ध्यान में रखनी है, यह इस साइड पर जो एंगल रहता है ना उतना एंगल इस साइड पे रहता है हमेशा। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30, यहाँ तो 50 है तो यहाँ पे 50 रहता है, ठीक है। तो इसको भी ग्लांसिंग एंगल आप बोल सकते हैं। अभी मुझे बताइए ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा बता सकते हैं आप? ये एंगल ओनली दिस मच एंगल कितना है, IG है, एंड दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2IG। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है ध्यान में रखने के लिए। डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है, 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल रहता है, ठीक है। मतलब इसको कैसे यूज कर सकते हैं देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, 30 एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है ना, तो ग्लांसिंग एंगल कितना आ जाएगा वो इजीली निकाल सकते हैं, एंड उसका डबल करो डेल्टा आ जाएगा फट से। ओके, आईसी मतलब ग्लांसिंग एंगल, ये ध्यान में रखिए ना, सानी का ध्यान में रखो। आईजी इज ग्लांसिंग एंगल मतलब ये मिरर जो है ना, मिरर के साथ, मिरर के सरफेस के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल किया है उसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। तो यहाँ पे देखिए यार, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है, I 30 है, तो IG कितना हो जाएगा, I एंड IG दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं ना। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दोनों का सम रहता है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे I है, I एंड IG का सम क्या रहता है 90। सपोज I बोला मैंने 30, तो IG आ जाएगा 60, I 30 है तो IG 60, एंड IG अगर 60 है तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 60 का डबल 120। डेल्टा निकलने के लिए ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ओके, ये यूज कर सकते हैं। वंस अगेन I 15 डिग्री है, I कितना है 15 डिग्री है, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, I 15 है, 15 मतलब IG हो जाएगा 75, 75 का डबल 150, इस तरह से निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट। सपोज
I 20 डिग्री है, I is 20 डिग्री, तो डेल्टा कितना आ जाएगा? I 20, तो IG कितना? करेक्ट, 70, 70 का डबल 140. वेरी नाइस. ओके, वन मोर क्वेश्चन. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 35 डिग्री है, 35 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना? 35. 35. सो 35 हो गया तो IG आ जाएगा 90 से 35 माइनस करना पड़ेगा मुझे. सो 90 से 35 को माइनस करने के बाद आता है 55 और 55 का डबल 110. ओके, हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 2IG में कुछ आपको डाउट है क्या? बोलिए, ये डाउट इन दिस केस. डेल्टा इज इक्वल टू 2IG. ओके, नो डाउट. अभी और भी यहाँ पे एक चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन. क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन को पॉजिटिव लेना है एंड क्लॉकवाइज डेविएशन को नेगेटिव लेना है. नेगेटिव, ये भी एक चीज है यहाँ पे. नेगेटिव, क्लॉकवाइज अगर डेविएशन होता है तो नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन होता है तो पॉजिटिव लेना है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग इस डायग्राम में बताइए मुझे, एक डेविएशन जो है वो क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है? कैन यू टेल मी? यहाँ पे जो डेविएशन है पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है? यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल डायरेक्शन तो ऐसा है. ओके, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज फाइनल डायरेक्शन. रे कैसा बेंड हो गया है देखिए, यहां से यहां तक ऐसा अगर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट टू योर वॉच. वॉच कैसे घूमता है? ऐसा घूमता है, अपोजिट टू द वॉच, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये टाइप का डेविएशन जो है ना वो पॉजिटिव आ जाएगा. तो ये ध्यान में चीज रखनी है. इस पर हम कुछ नीट और मेंस में आए हुए कुछ प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए एक प्रॉब्लम क्या है. यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स हैं. यहाँ पे कितने मिरर्स है? दो है, प्लेन मिरर्स. द मिरर whose surface is a plane is called as plane mirror. यहाँ पे एक रे इस तरह से आ गया, स्ट्राइक हो गया एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सपोज 30 डिग्री. यहाँ का एंगल है 60 डिग्री. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, दिस इज द रे डायग्राम, दिस इज द ओनली डायग्राम गिवन टू यू. ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार नीट एंड मेंस में आ गया है. तो यहाँ पे दो मिरर है, दो मिरर के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री है. एंड एक रे फर्स्ट मिरर पर, सपोज दिस इज फर्स्ट मिरर है, दिस इज सेकंड मिरर है, फर्स्ट मिरर पर 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, 30 डिग्री. तो सेकंड मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा एंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन सेकंड, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे स्ट्राइक हो जाएगा एंड स्ट्राइक होने के बाद ओके एंगल ऑफ यहां पे एंगल ऑफ क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन सेकेंड मिरर निकालना है, सेकेंड मिरर. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड टोटल डेविएशन ऑफ द रे, टोटल डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स. टोटल डेविएशन मतलब इस पर बेंड होगा, इस पर मतलब पहले मिरर 1 पर स्ट्राइक होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसके बाद इस पर स्ट्राइक हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. तो जब दो रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे ना दोनों मिरर पे, तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा? टोटल डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स. ओके, हाँ, ये सॉल्व करता हूं मैं. उसके आगे मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दूंगा, आप वो सॉल्व कर सकेंगे.
देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का बेस्ट टेक्निक क्या है मैंने बताया, 180 माइनस 2i वो फार्मूला मत यूज करो, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। क्या करना है, 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल यूज करना है, ग्लांसिंग एंगल 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल। तो यहाँ पे मुझे आप बता सकते हैं क्या कि ग्लांसिंग एंगल कितना है, फर्स्ट मिरर पर ग्लांसिंग एंगल कितना है, वो पहले बताइए। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बाकी का सोचेंगे। यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल कितना है, दैट इज माय क्वेश्चन। ग्लांसिंग एंगल कितना है, 60। ग्लांसिंग एंगल मतलब पता है ना, रे ने सरफेस के साथ जो एंगल किया है ना उसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, करेक्ट है ना। मैंने आपको एक ट्रिक बताई, क्या यहाँ पे अगर 60 रहता है तो यहाँ पे कितना रहता है, ये डायग्राम बताए ना। देखिए यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे हमेशा कितना रहता है, 60 ही रहता है। ये ट्रिक कभी भी नहीं भूलना है आपको। आई को छोड़ो, वहां पे आई का यूज कुछ नहीं है। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 है, ठीक है। अभी ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये ट्राइंगल है, करेक्ट है ना, ट्राइंगल है। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना पड़ता है इस प्रॉब्लम को। तो ऊपर वाला यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट तीनों एंगल का सम कितना रहता है, तीन एंगल का सम कितना रहता है, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 प्लस 60 120, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने नॉर्मल निकाला सरफेस को, नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए ग्लांसिंग एंगल 60 है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन सेकंड मिरर कितना आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन सेकंड मिरर, आंसर आ गया 30 डिग्री, हो गया, वेरी सिंपल। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन सेकंड मिरर कितना आ गया, 30। तो अभी यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अभी यहाँ का डेविएशन लेना है, यहाँ का डेविएशन, दैट इज द टोटल डेविएशन। यहाँ का डेविएशन बताइए मुझे कितना आ जाएगा, फर्स्ट मिरर पर कितना डेविएशन होगा, कैसे निकालते हैं, 2 टाइम्स आईजी निकालते हैं ना। तो फर्स्ट मिरर पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट मिरर पर करेक्ट 60 प्लस 60 दैट इज 2 टाइम्स आईजी, दैट इज 120 डिग्री फर्स्ट मिरर पर। तो 120 डिग्री पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 120 डिग्री पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कैसे रिपीट हुआ है, देखिए इनिशियली ऐसा था, करेक्ट है ना, तो ऐसा हो गया, मतलब ऐसा रोटेट हो रहा है। पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, माइनस, करेक्ट, माइनस 120, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे 60 एंगल है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 60 रहेगा ना, दोनों साइड को 60 रहता है, मतलब यहाँ पे डेविएशन कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स आईजी। वहां पे भी डेविएशन कितना हो जाएगा, 120। ओके, 120 प्लस है क्या माइनस है बताइए। देखिए दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। ओके, मतलब ओरिजिनल से फाइनल तक आपको रोटेट करना है। कैसा आ जाएगा, प्लस या फिर माइनस, ठीक से देखिए, प्लस आएगा कि माइनस आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉक माइनस। सो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज -240 डिग्री, दैट इज योर आंसर। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, -240 डिग्री। इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए पहले, एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक ही ट्रिक आपको यूज करनी है। पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो 2 टाइम्स आईजी, एंड दूसरा ट्रिक क्या है, जब रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इंसिडेंट रे एंड सरफेस पर, मतलब इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जितना एंगल करता होता है ना, उतना ही राइट हैंड साइड में भी एंगल होता है, एग्जैक्टली सेम एंगल रहते हैं दोनों साइड पे। ये 2 ट्रिक ओनली आपको ध्यान में रखना है। ओके, मतलब ऐसा किसी भी कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ गया ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम देता हूं, देखिए
तो ये एक डायग्राम है। ओके, थोड़ा सा मैंने और क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया है। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए, यश पवार सर, हाउ यू फाइंड दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पहले कौन सा रे है देखिए, बाद में कौन सा रे है वो भी देखिए, ठीक है। और रोटेशन किस तरह से करना पड़ता है देखिए ना, पहला रे कौन सा है, अभी यहाँ पे अगर निकालना है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज द फर्स्ट रे, दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से यहां तक रोटेशन देखिए ना कैसा होता है, क्लॉकवाइज ही रोटेशन होता है। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है ना, तो यहाँ पे पहला रे कौन सा है, ये है, मतलब इंसिडेंट रे कौन सा है, ये है, और रिफ्लेक्टेड है फाइनली इस तरह से। रोटेशन क्लॉकवाइज ही होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। मतलब पहले क्या करो, आपके पास अगर पेन है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पेन फोल्ड करो, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे की तरफ घुमाओ, वो क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो देखियो। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट करने जा रहा हूं, कल ये सॉल्व करेंगे।